एक बार फिर से सभी को राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इम्पोर्टेंट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल भारत की उद्देशिका को। इसके इम्पोर्टेंस को बताना जरूरी नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बच्चों की क्लास में तो पढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन साथ में ही यूपीएससी में भी इसे एक सिलेबस के रूप में ही पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 12th में हो या फिर कोई भी क्लास में हो, आपको पढ़ना ये जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना को किस तरह से संविधान में अंगीकृत किया गया है, लाया गया है। इसके अलावा संविधान में इसके क्या विशेषताएं हैं, प्रस्तावना की क्या विशेषताएं हैं, उसे भी आज हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना से रिलेटेड हर टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। सो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहा जाता है और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। यानी कि संविधान के क्या उद्देश्य होते हैं वही उद्देशिका होती है, वही प्रस्तावना होती है। किताब खोलते हैं तो उसके शुरू पन्ने में किताब से रिलेटेड सारी जानकारियां वहाँ थोड़ी बहुत दी जाती है। किताब में जो भी सारी बातें दी जाती हैं, कोई भी टॉपिक समझाया जाता है, उसके विषय में इंडेक्स में जरूर होता है। उसी तरह संविधान में हमारे जो कुछ भी, जिस प्रकार का भी संविधान है, उसके विषय में प्रस्तावना में जरूर दिया गया है। इसको भारतीय संविधान का इंडेक्स कह सकते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि हमने प्रियम्बल किस देश से लिया है, तो हमने प्रियम्बल को यूएसए से लिया हुआ है। हमारे भारत के संविधान की बात करें तो इसे हमारे संविधान में लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान में, संविधान सभा में इसके लिए उद्देशिका के लिए प्रस्ताव पेश किया था और तब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे मंजूरी दी और भारतीय संविधान की यह उद्देशिका बन गई। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तारीफ करते हुए डॉक्टर के मुंशी इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहते हैं। यानी कि राजनीति में जो जो एजेंडे होते हैं वह हमारी प्रस्तावना में है, इसलिए इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया। इसके अलावा प्रसिद्ध कानून शास्त्री जो है दुर्गादास बसु, वे भी इसकी तारीफ में कहते हैं कि संविधान बनाने वालों की भावनाओं को समझने की यह कुंजी है। यानी कि वे कहना चाहते थे कि यह जो है प्रस्तावना वह एक कुंजी है, यानी कि यह एक चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि भावना उनकी कैसी रही होगी संविधान बनाने वालों की देश के प्रति, कि वे देश को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। वे सारी बातें हमारी प्रस्तावना में दी गई हैं। तो प्रस्तावना के महत्व को तो हमने जाना, अब हम जानते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या गया है, यानी कि संविधान के पहले पन्ने में क्या लिखा गया है। तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बस यही लिखा गया है। भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में भारत का संविधान किस प्रकार से होगा उन सब की मूल बातें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय लोगों के क्या राइट्स हैं, हमारा देश किस प्रकार से, हमारे देश में शासन किस प्रकार का होगा, वह सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं शॉर्ट में ही। या तो हो गया प्रस्तावना, भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना थी वह हमने पढ़ा, लेकिन प्रस्तावना की क्या विशेषताएं हैं उसे अब पढ़ते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्या प्रस्तावना का सबसे पहला विशेषता होगा कि अपना संविधान, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रस्तावना में हमने पढ़ा कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, इसका मतलब यही है कि हम स्वयं भारत के लोग उस संविधान को अंगीकृत करते हैं, उसे अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संविधान के बारे में बात हो रहा है। तो प्रस्तावना में सीधी सीधी बात की गई है कि जो भी सत्ता है वह जनता के पास है, यानी कि इस संविधान को हमने स्वयं बनाया है और इसकी जो सत्ता है वह हमारे पास है, जनता के पास है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि संविधान का निर्माण तो नेताओं ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन संविधान के निर्माताओं को भी हम ही नहीं चुना था, उनके पीछे पूरा देश चल रहा था, अतः वे सब हमारे लीडर थे। उन्हें हमारे समाज की जानकारियां थी और साथ में ही हमने उन्हें चुना था एक लीडर के रूप में, और इसी के फलस्वरूप उन्होंने हमारा संविधान बनाया है। और उन्होंने यह बात ध्यान रखा कि यहाँ पर जो भी सत्ता होगी वह जनता के पास होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संविधान जो है
वह हमारा संविधान है। यह सारी बातें प्रस्तावना में दी गई हैं, इसलिए हम इसे पहली विशेषता मान सकते हैं। दूसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यही हुआ कि भारत जब से आजाद हुआ है उस समय से कानूनन रूप से किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे पहले थे हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है। और जब तक हमारा कानून नहीं बना था, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कानून बना, हमने संविधान को जब ग्रहण किया, तब जाकर हमारा देश उन अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। तो आजादी मिलने पर भी हम आजाद नहीं थे, बल्कि हमें अपना संविधान जब हमने निर्माण किया तब जाकर हम आजाद हुए। और संविधान के लागू होने के इस दिन से भारतीय संघ अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, स्विट्जरलैंड अन्य देशों की तरह ही हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है, आजाद है। यानी कि वह किसी भी मामले में अपना पूर्णतः मत रख सकता है, अपना फैसला ले सकता है और हम किसी भी तरह से अपने फैसले ले सकते हैं। और इस फैसले के खिलाफ हमें कोई विरोध में भड़का नहीं सकता और हमें कोई बाध्य भी नहीं कर सकता कि तुम अपनी बातें बदलो, अपनी फैसले को बदलो। पहले हमारे फैसले ब्रिटिश सरकार लिया करते थे, इसमें चाहे हमारी मर्जी हो या फिर ना हो। अब तो पूरी तरह से भारत विदेशों में भी और हमारे भारत देश में भी अपने फैसले खुद लेता है और कोई भी देश हमारे फैसले को लेकर अपनी बाध्यता हम पे प्रेशर नहीं बना सकता, ठीक है। तो अपने फैसले अपने लेने का हक होता है प्रभुत्व संपन्न देश को। यहाँ तो दूसरा हो गया ये विशेषता। अब हम तीसरे विशेषता की ओर चलते हैं, जो है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। यह शब्द हमारे भारतीय संविधान में पहले से नहीं था। जब हमारे संविधान निर्माण हुआ था उस समय इसे नहीं डाला गया था, बल्कि 42वें संशोधन जब हुआ ना, उस समय इसे डाला गया। और यहाँ पर समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के लिए कार्य किए जाए, ना कि एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। क्योंकि समाज के लिए जब हम काम करेंगे और जब हमारे समाज का विकास होगा तब हमारे देश का भी विकास होगा। और इस समाजवाद के अंतर्गत हमारे देश के सभी समाज के सभी लोग आते हैं। उद्योग से लेकर मजदूर वर्ग तक सभी लोग यहाँ पर भागीदारी निभाते हैं। तो यहाँ पर सबका विकास हो, उसी से हमारा देश बढ़ेगा और इसी को ही सामाजिकता कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं, जो कि चौथा विशेषता होगा पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संशोधन कानून करके जोड़ा गया। समाजवाद की तरह ही पंथ निरपेक्ष का आदर्श जो है हमारा भारत सबसे पहले से ही पालन करते आ रहा है। हमारे भारत में सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी लोगों को ज्यादा महत्व मिले और किसी को कम मिले, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी पूजा पाठ करने की आजादी भी देता है और यह घोषणा भी करता है कि राज्य के द्वारा किसी भी विशेष पंथ या फिर मजहब को किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं दी जाएगी। सभी अपने अपने तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और इसी को ही पंथ निरपेक्ष कहा गया है। धर्म निरपेक्ष इसे नहीं कहते, सेक्युलर शब्द धर्म निरपेक्ष को नहीं कहते, बल्कि पंथ निरपेक्ष। और यहाँ पर सेक्युलर जो है पंथ निरपेक्ष का ही अनुवाद रूप है। भारतीय प्रस्तावना की अगले विशेषता को देखते हैं, जो है लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। इस लोकतंत्र में मूलतः 3 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। पहला सामाजिक लोकतंत्र, जिसमें कि समाज में आपको लिंग, भाषा आदि के भेदभाव के बिना आपको जीने का अधिकार है। यह हमें भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है। दूसरा है राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हमें संविधान की ओर से मिली हुई हैं, जैसे कि हमें कोई भी चुनाव में अपने नेता, लीडर चुनने का हक है। उसके अलावा हम स्वयं ही एक लीडर के तौर पर खड़े हो सकते हैं, तो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे अधिकार हमें मिले हुए हैं। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। इसमें हमें बहुत सारी छूट मिली हुई है कि हम अपने हिसाब से जो हमें क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से हम आगे अपना काम करें और आर्थिक सुधार हम अपना करें। सभी को समान काम के लिए समान वेतन भी मिलते हैं। हम अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी काम करें। तो ये हुआ लोकतंत्र, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के 3 प्रकार के मुख्यतः लोकतंत्र होते हैं, जिसमें व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं। हमारे प्रस्तावना का अगला विशेषता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। इसमें संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्र का एक मुखिया होता है। जैसे ब्रिटेन में महारानी वहां की मुखिया होती है और सारे कार्यभार जो होते हैं उसी के नाम पर चलते हैं, उसी तरह भारत में भी
संवैधानिक मुखिया होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही हमारे सारे कार्यभार भारत के चलते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ब्रिटेन में जिस तरह वंश परंपरा के अनुसार महारानी या फिर आज तो महाराजा बना हुआ है, ब्रिटेन का महाराजा के अनुसार ही सारे कार्यभार चलते हैं, उसके हस्ताक्षर से। वहाँ कोई रोल उनका नहीं होता है, केवल हस्ताक्षर से राज्य का वह हेड होता है और बस इतना ही, बस उतना काम है। उसी तरह भारत में जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव उसका होता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव में हिस्सा कौन लेता है, तो लोकसभा के जो होते हैं नेता है सब, उसके अलावा राज्यसभा विधानसभा से चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही जाकर उन राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस गणराज्य के अंतर्गत भी हम जानते हैं कि उस मुखिया का चुनाव भी हम ही करते हैं। हमारे यहाँ देश का व्यक्ति ही सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के पद पर होता है, अतः इसलिए कहा जा सकता है कि भारत एक गणराज्य है। प्रस्तावना का अगला विषय है न्याय यानी कि जस्टिस। उद्देशिका में इसका बहुत महत्व दिया गया है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक सभी प्रकार से आपको न्याय मिलना चाहिए। और यहीं पे हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर राजनीतिक तौर पे हर व्यक्ति को चुनाव वोट देने का अधिकार है। इस न्याय के अंतर्गत हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले हुए हैं जिसमें सभी को समानता होता है और किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। तो यह जो न्याय हुआ यह हमारी प्रस्तावना में इसके विषय में दिया गया है और इससे रिलेटेड संविधान में कानून बनाए गए हैं। तो यह हमारी एक विशेषता है प्रस्तावना में जिसका वर्णन किया गया है। अब हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। इस स्वतंत्रता में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए, हमें जीने का अधिकार दिया गया है, हमें अभिव्यक्ति, हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके ऐसी अभिव्यक्ति मिली हुई है। रोजगार में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, छूट मिली हुई है, कहीं भी हम निवास स्थान में रह सकते हैं। तो इस तरह की हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अब अगली बात करते हैं प्रस्तावना की अगली विशेषता, तो वह है समानता यानी कि इक्वालिटी। हमारे देश में हमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का भी अधिकार दिया गया है और यह भी हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसलिए तो ही ये सारे प्रस्तावना में हमें दिए गए हैं। तो इसके विषय में ही हम पढ़ लेते हैं। नागरिकों को समानता हर क्षेत्र में दिया गया है, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, किसी भी पक्ष में समानता सभी को दिया गया है। और बात करें पिछड़े वर्गों की तो उन्हें सभी लोगों के लेवल में लाने के लिए कुछ आरक्षण उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर समानता से बात हुआ इक्वलिटी, तो सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। और अंतिम है राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि सेफ गार्डिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारे पंथ हैं, संप्रदाय हैं, भाषा है, रीति रिवाज के मानने वाले लोग रहते हैं और इसी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पंथ निरपेक्ष का रास्ता अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं बरता जा सकता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हर एक नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रस्तावना क्या है, भारत का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब ऐड किया गया, जोड़ा गया, और अंत में भारतीय संविधान की कितनी सारी विशेषताएं हैं उसे भी हमने जाना। इस वीडियो में आपने उद्देशिका को अच्छे से समझा होगा। एग्जाम में आंसर अच्छे से लिखना और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगी कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको हमारे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। इसके विषय में मैंने वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर देंगे और आंसर कमेंट में देना है। वीडियो के एंड में चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और लाइक शेयर जरूर करें। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।